लिए हैं। अब 40% क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको एकदम धूम धड़ाका समाप्त करते हैं जल्दी, और फिर हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो के पहले हिस्ट्री, पहले ये खत्म नहीं होगा, उसके पहले भारत के भूगोल। चलिए ध्यान दीजिए, फास्ट का मतलब क्या, समझ के फिर भी पढ़ेंगे ना। देखिए हम टारगेट वारगेट लेके नहीं चलते, हम जो है आराम से पढ़ाते हैं। हम बताइए अगर रेस्ट करते हो तो बोलिए क्लास में, हम याद करवाते हैं। अब उस समय कितना लगेगा, 10 साल की 15 साल, वो हमको पता नहीं है, ठीक है। लेकिन यकीन मानिए कि साल भर तक आप रेगुलर रहेंगे तो आपका जीके जीएस क्लियर हो जाएगा। रेगुलर रहेंगे 1 साल तक, ये 1.5 घंटा वाला में 1 साल लग जाएगा, और 3 घंटा वाला पढ़िएगा तो 6 महीना 7 महीना। तो आराम से पढ़िए, और ये सोचेंगे कि एग्ज़ाम निकल जाए तो बहुत 10 8 7 वैसे सोचेगा तो बहुत दिन तक एग्ज़ाम निकलते रह जाएगा। तो इसलिए बातों को पढ़िए, रिवीजन करिए, जो पढ़ाई हो गया उसको 10 बार घर पर पढ़िए। वो सब करिएगा नहीं, समाप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको माइंड में सेट होगा तब ना। तो इसलिए जो पढ़ाई हो जाता है इसको आप समय मिले घर पर 10 बार पढ़िए, और उससे कहीं से भी कोई पूछे बता दीजिए, तब हमको कहिए सर जी इतना क्लियर हो गया है जो पढ़ाया हुआ, अब आगे सर थोड़ा तेज़ी से बढ़िए। लेकिन आप बताइए तो जो पढ़ाए हैं वो सबको याद है? नहीं नहीं याद है, तो हम आपको डांटेंगे ना कि काहे नहीं याद किए। आप वो कर लीजिएगा तब आप हमको डांट ही सकते हैं कि नहीं सर जी जो पढ़ाए थे वो पूरा एकदम कहीं से पूछ लीजिए और थोड़ा फास्ट करिए, तब एकदम हम फास्ट कर देंगे। आप अपना काम करिए तो हम भी फास्ट कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, अभी हम लोग पढ़ते हैं भारत की मृदा, और मृदा में मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन नहीं बोला, मिट्टी का अध्ययन कौन सी? पेडोलॉजी। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, और वहीं कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। तो इसी में पहला जो है जलोढ़ मृदा हम लोग पढ़े, तो इसी में फिर उतने तक तो नहीं लगा हुआ है। हाँ तो रिविजनों करते हैं ना। अगर हम आप कहेंगे सर छोड़िए रिविजन को रीडिंग देते चल जाइए ना, तो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। एक चीज़ को जब तक 20 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक दिमाग में बातें सेट होगी नहीं। हम 3-4 बार आपको पढ़ाते हैं एक बात को, 3-4 बार, वो तो आप बाकी बार आपका काम है 15-20 बार कैसे घर पर पढ़ के पहुँचाइएगा, तब दिमाग में सेट होगा और एग्ज़ाम तक आप ले जा पाएंगे। ये सारा काम साल भर में हो जाएगा, बशर्ते आप एक्टिव हो, केवल सजग रहिए, कुछ नहीं रहना, सजग रहना है, हमेशा एक्टिव। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला जलोढ़ मृदा है जिसमें हम लोग पढ़े कि ये नदी के द्वारा लाए गए ओढ़ करके जो मलबा वलबा ले हैं जल, उसे निर्मित मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता रहती है, लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस जीवांश की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी जो है उपजाऊ मिट्टी है सबसे ज़्यादा। धान, गेहूँ, आलू, तिल, दाल, चावल, धान हो गया तो मक्का मैंने हो गया धान, गेहूँ, मक्का, तिल, दाल, आलू, ये उत्पादन होते हैं कौन सी में बताइए? जलोढ़ मिट्टी में प्रमुख रूप से। और इसमें 40% क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का ही जलोढ़ मिट्टी है। और इसके तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना है 2 प्रकार के, बांगर और खादर। यानी भारत का उत्तरी गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी के डेल्टाई क्षेत्र और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये सब जलोढ़ मिट्टी का है। पर्वत नहीं, पर्वत के नीचे वाला जो तटीय भाग है वो कौन चीज का बनल है? जलोढ़ मिट्टी का। अब समुद्र के किनारे डायरेक्टिव पर्वत हो रही है, थोड़ा हट के मैदान है जलोढ़ मिट्टी वाला, तब पर्वत भाग। तो ये है, और इसे बांगर और खादर कहते हैं। कैमरा सीधा हो गया क्या? अब केवल और केवल करना है लाइट का कनेक्शन, यहाँ वाला ही बन जाता ना। तो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन अभी ऑब्जेक्टिव वाला, इसमें भी 10-10 क्वेश्चन ना रोज के रोज ऐसे हो, जो पढ़ाएं जितना तो लगभग देख लीजिएगा कहाँ तक, और 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सब मिल करके जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसको तैयार कर दीजिएगा, आते पहले उसको बता देंगे, है कि नहीं। कहे कि ऑफलाइन वाला को तो कोई दिक्कत, जैसे वो पढ़ाते हैं तो क्लियर है, लेकिन ऑनलाइन वाला जो नया देखता है ना, पहले देखता है, देखते पहले भाग जाता है, समझ रहे हैं ना।
क्या चल रहा है। ऑनलाइन में होता क्या है ना, वो देखेगा ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन पीपीटी लगल है, हाँ तो उसको समझ में आएगा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, तो पीपीटी देख क्वेश्चन पढ़ना चाहता है ऑनलाइन में, तो वैसे 10 गो शुरू में रहेगा, 10 गो में उसको बजाया जाएगा पहले, कैसे बंसी से बजाया जाता है कि किसी मछली आओ पहले उसमें दाना डाल के, तब उसके बाद जो है, उसके बाद पढ़े वाला जो सीरियस होगा वो आराम से पढ़ेगा, और जो नहीं होगा वही नहीं पढ़ सकता। चलिए ध्यान दीजिए, अभी हम लोग देखते हैं कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी मिट्टी है। कौन मिट्टी बताइए, जलोढ़ मिट्टी। काली मृदा, यह जो है बैसाल चट्टानों के टूट फूट से बने हुए हैं, और याद रखिए सभी कोई, इसमें आयरन, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम पाए जाते हैं। इसमें पोटास की बहुलता होती है, इसमें पोटास की काली मृदा है ना, तो कमी होती है। और याद रखिए नाइट्रोजन पोटास की बहुलता होती है, उसमें भी था पोटास, इसमें भी कमी है नाइट्रोजन फास्फोरस की, लेकिन इसमें ह्यूमस रहता है, जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस नहीं रहता। ये अंतर है, बेसिक अंतर है, लेकिन याद रखना पड़ेगा। और इसका काला रंग जो है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण और जीवांश के कारण है। स्थानीय भाषा में इसे रेगुर मिट्टी कहते हैं, और इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कपास की खेती ज़्यादा होता है। ऐसे गेहूं, ज्वार, बजरा भी उत्पादित हो सकते हैं, उपज हो सकते हैं। और काली मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो 8 जगह। पहले तो राजस्थान का बूंदी टोंक जिला, मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, गुजरात का अधिकांश भाग, महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, कर्नाटक का उत्तरी भाग, आंध्र प्रदेश का तटीय और दक्षिणी भाग, उड़ीसा का दक्षिणी भाग, और 8वां तमिलनाडु का जलेम, रामनाथपुर, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली। इतना जगह में ही पूरा विस्तार है। फिर हम लोग पढ़े कि लाल मृदा, यह रवेदार अग्नि चट्टान जो है उसका और कयांत्रित चट्टानों का जल के मिश्रण से बना मिट्टी है। इसका रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण, और इसमें जल की मात्रा अगर लाल मिट्टी में ज़्यादा हो जाए तो उसका रंग पीला हो जाता है। लाल मिट्टी अनउर्वर मिट्टी है, इसमें पोषकता सबसे कम पाई जाती है, और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस सभी की कमी होती है। यह लाल मृदा, पीली मृदा पर है। लेटेराइट मृदा लाल टाइप की हुई होती है, लेकिन इसमें जहाँ वर्षा ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और चूना की मात्रा ज़्यादा आ जाती है, ठीक है ना, तो इसमें आयरन और सिलिका की मात्रा रहती है लाल पीले मिट्टी में, इसमें चूना की मात्रा आ जाती है ज़्यादा लेटेराइट मिट्टी में। यह याद रखिएगा, अन्य एक तो हम लोग चूना पढ़ लिए, और इसमें लाल मिट्टी की गुण रहती है लगभग, और बाकी इसमें चूना आ जाता है, और जल के साथ मिल करके लीचिंग की क्रिया, निछालन की क्रिया, बताइए किस मिट्टी में होते हैं, लेटेराइट मिट्टी में होते हैं। लेटेराइट मिट्टी में उत्पादन होता है चाय का, इलायची का, काजू का। किसका बोलिए, चाय का, इलायची का, काजू का। क्या सर ठीक है ना, थोड़ा मुफलर पर खोलिए थोड़ा अच्छा से, इसको थोड़ा हटा दीजिए, ठीक है ना। अब ऐसे रहेंगे तो क्या मतलब सोचेंगे, थोड़ा जो एक्टिव, पहले सीधा बैठना है, पहले तो सीधा बैठना है, तब बात, और तब अपने इंद्रियों को करना है, तब बातें एकदम आपके दिमाग में खटाखट जाएगी, जब दिमाग तक पहुंचेगी, सेरिब्रम में स्टोर होगा, सेरिब्रम का चक्र घूमेगा, और उसको एकदम खटाखट फिट करते चले, ठीक है ना। तो ये बातों को पहले ध्यान देना है, और लेट करके रहेंगे, इसे ढीला सिला रहेंगे तो बातें उतना जल्दी नहीं क्लियर होगी। ध्यान दीजिए सभी कोई, अगर हम लोग कहें लेटेराइट मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड, चूना, ये सब पाए जाते हैं, और इसमें
पोटास की बहुलता होती है, सब में पोटास की कमी थी, इसमें पोटास ज्यादा रहता है। कौन मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम। कौन कौन कहेंगे? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तीनों एक जगह। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, ऊपर में 3 जगह। क्या क्या बोले? एक नीचे में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, और ऊपर में मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम। चाय की खेती होते हैं सभी जगह, जहाँ जहाँ भी पाया जाएगा। और 3 टाइप का लेटेराइट मिट्टी होता है, एक गहरी लाल लेटेराइट, एक सफेद लेटेराइट, एक जलवायुवीय भूमिगत लेटेराइट, भूमिगत जलवायुवीय लेटेराइट मिट्टी, जिसमें सबसे उपजाऊ भूमिगत जलवायुवीय लेटेराइट है, सबसे कम सफेद केवल इनके कारण उसका रंग सफेद है, और गहरी लाल लेटेराइट आयरन ऑक्साइड के कारण गहरी लाल है, और पोटास की बहुलता के कारण ही गहरी लाल रहता है, लौ ऑक्साइड और पोटास की बहुलता। यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू के वृक्ष के फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है, और केवल इनमें कोई मतलब फसल नहीं होता, क्योंकि सफ़ेद लेटेराइट है, और भूमिगत जलवायुवीय लेटेराइट सबसे उपजाऊ होते हैं। चाय, इलायची, काजू की खेती होते हैं। फिर शुष्क मृदा पर है, जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, गर्मी ज़्यादा हो, वह शुष्क मृदा होगा। हवा में नमी की मात्रा की कमी होगी, और ये मृदा लवणीय टाइप की होती है, न अम्लीय न क्षारीय। शुष्क मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है, रहेगा बी में क्षारीय होती है, उदासीन होती है। तो आप पढ़े रहेंगे तब ना वहाँ बनाएंगे कि शुष्क मृदा की प्रकृति उदासीन यानी लवणीय होती है। इतना बात क्लियर है ना? और शुष्क जलवायु, इसका रंग लाल रंग से लेके किशमिशी रंग के बीच में होता है। लाल रंग से वो हरा वाला किशमिश नहीं, लाल वाला थोड़ा टाइप से किशमिश रहता है ना, देखते हैं कि नहीं? तो वो गहरा लाल से किशमिशी रंग के बीच में एक मिट्टी रहता है शुष्क मृदा की। और यह याद रखिए, ह्यूमस की कमी तो बहुत रहती है, इससे पोषकता बहुत कम होती है, लेकिन फास्फोरस रहता है, फॉस्फेट रहते हैं, ठीक है ना? पोटास रहता है, एनपीके भारत में कमी है, तो नाइट्रोजन कहीं नहीं रहता है। फास्फोरस कह देंगे रहता है शुष्क मृदा में, अब पोटास रहता है लेटेराइट मृदा। क्लियर है ना? और नाइट्रोजन कहीं नहीं, नाइट्रोजन तो थोड़ा भी नहीं रहता है इस शुष्क मृदा में, थोड़ा भी नहीं, तो नाइट्रोजन अपर्याप्त। एक मिनट, इसमें नाइट्रोजन केवल और केवल शुष्क मृदा, अपर्याप्त मैंने जितना होना चाहिए उतना नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा ही कम रहता है, ठीक है? और पोटास तो पूरा रहता है, कुछ देने की जरूरत है नहीं। फास्फेट पूरा रहता है, फास्फोरस पूरा रहता है, पोटास थोड़ा भी नहीं रहता, तो खाली पोटास देना है। लेकिन क्या एनपीके से खाली काम चल जाएगा? बाकी 17 प्रकार के खनिज लवण सब थोड़ा भी नहीं रहता, तो ये सब रहता है, बाकी चीज सब खत्म हो गया, इसलिए इसमें खेती संभव नहीं है। यानी फास्फोरस भी रहेगा इसमें, नाइट्रोजन भी रहेगा, ठीक है ना? केवल पोटास नहीं रहेगा, और बाकी पोषकता नहीं रहती है। इस मृदा में पानी वाष्पीकरण होकर के सब ऊपर उठ जाता है, तो नमक केवल बचता है, इसके कारण ऐसी मिट्टी बनती है। शुष्क मृदा के नीचे जो मिट्टी है उसके नीचे एक कंकर पत्थर का लेयर बन जाता है, और जो भी वर्षा थोड़ा मोड़ा होते हैं वह रिस करके वो कंकर पत्थर के ऊपरे रह जाता है, क्योंकि कंकर पत्थर एक मजबूत लेयर बना लेता है, वो रिस करके नीचे जाने ही नहीं देता है पानी को, इसीलिए वहाँ भूमिगत जल की कमी पाई जाती है। समझ रहे हैं ना? लेकिन ऊपरी भागों में पानी थोड़ा मोड़ा रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? रिस के नीचे जाता तब न जमीन के नीचे वो पानी जाता, तो उसको निकालते कल से, तो वो रिस के नहीं जाता है, क्योंकि नीचे कंकर पत्थर का एक लेयर मिट्टी में पिच जाता है, तो ऊपरे में पानी सब जो थोड़ा मोड़ा वर्षा होते ऊपरे रहता है, तो उसी में कटीला झाड़ी पौधा ये सब उग जाते हैं उसी जल को ग्रहण करके। ध्यान दीजिए, यह अनुर्वर मिट्टी है और ह्यूमस की कमी है जैव पदार्थ की कमी के कारण।
राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र ऐसे ही मिट्टी से बने हैं। वन हम लोग को पढ़ना है इसमें लवणीय मृदा, समुद्र तटीय क्षेत्रों में जहाँ पर समुंदर की लहरें आएगी नमक लेकर के, क्योंकि समुद्री जल नमकीन होते हैं, और फिर बह के जाएगी तो कुछ नमक की मात्रा समुद्र तटीय क्षेत्रों में ही रह जाएगा, और वाष्पीकरण की क्रिया होगी और नमी नीचे के नीचे रह जाएगा, पानी सूख जाएगा। तो वहाँ नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी समुद्र तटीय क्षेत्रों में, उसे लवणीय मृदा कहेंगे। लवणीय मृदा में नारियल की खेती, नारियल पौधा, तार, सुपारी, खजूर, ये सब पौधे उगते हैं। इसमें नाइट्रोजन और चूना की कमी पाई जाती है। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन, चूना नहीं रहते। मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम के लवण पाए जाते हैं, यानी NaCl, MgCl2, KCl रसायन ज़्यादा रहता है। ये मृदा शुष्क और अर्ध शुष्क, सूखा एरिया में भी हो सकता है, अर्ध शुष्क एरिया में भी, जहाँ छिछले पानी जिसे अनूप जल कहते हैं उसमें रह सकता है। इसका अधिकतर विस्तार गुजरात के पश्चिमी एरिया, जो कच्छ की रण है, जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, वहाँ है नमकीन मिट्टी। तब ये तो जा करके गांधी जी ने साबरमती से चले थे 12 मार्च को, और 6 अप्रैल को 24 दिन की यात्रा के बाद उसी कच्छ की रण के तटीय भाग दांडी पहुँचे, और साबरमती से दांडी की यात्रा उस दुर्गम परिस्थितियों में 24 दिन में पार किए। जब चले थे तो 38 गो व्यक्ति था, और गांधी जी के मिला के 39 गो, और उनके पीछे पीछे 38 गो, क्योंकि 11 सूत्री मांग प्रस्तुत किए थे अंग्रेजों के सामने। अंग्रेज अस्वीकार कर दिया था कि आपका एको बात नहीं मानेंगे। बोले थे कि नमक वमक का दाम बढ़ा रहे, कम करिए, 1 रुपया काहे कर दिया 8 आना से, 8 आना रहने दीजिए। और सभी जो है, जो मांग सब थी अंग्रेजों को तो रखे, वो नहीं माने। तो अगला दिन पेपर में आया कि गांधी जी के सारे मांगों को जो है यह लॉर्ड इरविन ने ठुकरा दिया। समझ रहे हैं ना? तो इसको लेकर के गांधी जी को बहुत जल्दी हाइपर हो जाते थे, समझ रहे हैं ना? पहले उसको मेंटेन कर लेते थे, उनको जैसे ही पेपर में सुने एकदम एड्रिनल ग्लैंड सक्रिय हुआ गांधी जी का। एड्रिनल ग्लैंड समझते हैं? सक्रिय होता है तो आदमी एक्टिव होता है, क्योंकि किडनी के ऊपर में रहता है एड्रिनल ग्लैंड, वहाँ से हार्मोन्स निकलता है। तो वो गांधी जी का निकला वैसा हार्मोन, और शरीर में एक्टिविटी की हमरे बात को ठुकरा है। अभी तुरंत हम चलते हैं, अपना से नमक बना कर दिखाते हैं, अंग्रेज को सारा बात कैसे मनवाते हैं। तो ध्यान दीजिए, वो कहे कि अब हम चलते हैं नमक बनाने। खुद अकेले आगे चले, सब कहा कि क्यों गांधी जी एकदम सुरफुराल उठे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो सबको लगा कि कुछ न कुछ गांधी जी का, सबको तो उनके साथ जुड़े रहते थे, उनको सब बात पता रहता था। तो कहे कि गांधी जी बोले कि हम जा रहे हैं नमक बनाने खुद से, अंग्रेज हमारा बात नहीं सुनता। तो वहाँ पर जितना आश्रम में 38 गो व्यक्ति रहता था साबरमती आश्रम में, ठीक है ना, वो सब पीछे पीछे चल दिए, और चारों तरफ बताते गए, जो भी जहाँ से लोग आते लगे गांधी जी एकदम फिर आंदोलन शुरू कर रहे हैं, नया वाला, मतलब असहयोग आंदोलन पूरा भारत में नाम हो गया था। तब जो है चले थे मात्र 38 गो से, और दांडी पहुँचते पहुँचते 24 दिन में 1.5 लाख आदमी वहाँ पहुँच। 38 गो से कई लाख आदमी, 1.5 लाख। हर जगह से जो भी पढ़ा लिखा अच्छा जो आदमी था, देश दुनिया से मतलब रखता था, पैसा वैसा था, वो सब जो है ट्रेन से, बस से, पैदल सब पहुँच गया गांधी जी के साथ साथ। ठीक है, यही दांडी जगह कच्छ की रण वाला में। और गांधी जी कहे कि देखो, असहयोग आंदोलन हम बंद कर दिए थे क्योंकि सब हिंसा करने लगा था, पुलिस को 22 को जला दिया था ना चौरी चौरा कांड में। अब की बार जो ऐसा करेगा तो फिर चुप जैसे जा रहे वही जगह से लौट जाएंगे, जहाँ पर भी अगर हिंसा हुआ तो जैसे पहुँचे ना वहाँ दांडी जगह में, तो अब पहले से अंग्रेज भी तैयार था, लाठी डंडा लेकर के आओ इधर से हम फिर पिटाई करते हैं सबको, और लाठी चलाना शुरू कर दिया। गांधी जी कहे कि लाठी खा लेना है, लेकिन लाठी उठाना नहीं है, हाथ भी नहीं उठाना है। वो लाठी मारे, लेकिन गुस्साना भी नहीं है, हाथ उठाने का तो बात अलग है। वो लाठी मारे तो गुस्सा नहीं प्रकट करना है। तो हो सकता है उसको दया आ जाए, छोड़ दे, आप नॉर्मल कुछ नहीं करिएगा, नॉर्मल रहिएगा, तो कोई मारेगा नहीं ना। गुस्सा होता है तो और मारने लगता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो गांधी जी का ये सिद्धांत था, सत्य के राह पर चलना है, गुस्साना नहीं है।
और लाठी मारेगा तभी भी मारेगा, उसको ऑर्डर मिला है तो। हाथ तोड़ देगा, सर फाड़ देगा। तो हॉस्पिटल एगो बनवा दिए थे गांधी जी। इसमें सब जो है डॉक्टर सब जो आया है अलग अलग जगहों से, वो इसका इलाज करेगा, फिर ठीक हो जाएगा 2 दिन में, फिर लाठी खाने के लिए चल जाएगा, फिर जब तक मर ना जाए तब ले ऐसा करेगा। देखते हैं कौन झुकता है। सोचिए ऐसे सिद्धांत पर भी करने पर भी उतना लोग रह गया और अंग्रेज को झुकना पड़ा। न गांधी जी है, और उतना धैर्य होना चाहिए, उतना सहन शक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा सिद्धांत था उनका। आप ध्यान दीजिए, यही डांडी जगह में नमक की मात्रा ज़्यादा थी और नमक बनाए, और अंत में फ्री में नमक बांटने लगे गांधी जी। ये नियम था कि कोई अपना से नमक नहीं बना सकता है उस एरिया में। बोला कि हम बनाबो करेंगे, जो करना है सो कर लो तुम। गांधी जी चैलेंज दे के काम करते थे, जो करना है मतलब कि आप मारिए पीटिए लेकिन हम बनाएंगे। आपको अधिकार है मारे पीटने के, हम काम है बनावे के, जबले जिंदा रहेंगे जबले बनाएंगे, मार के मुआ दीजिएगा तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसमें अगर कौन वाला एरिया में कच्छ किरण गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक की मात्रा है। पूर्वी तट के डेल्टाओं जितना है, पश्चिम बंगाल वाला एरिया, उड़ीसा वाला, ये सभी में नमक की मात्रा मिलती है। सुंदरवन क्षेत्रों में नमक की मात्रा तटीय भागों में मिलती है। कच्छ किरण दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं, जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाता है। ध्यान दीजिए सभी कोई, पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाता है। यह कच्छ किरण में ऊपर में नमक रहता है, कोई ऑयल करके जो है ले जाके सब्जी में डाल सकता है। समझ रहे हैं ना? शुद्ध मतलब माटी उटी नहीं पड़ा रहे, पूरा ठीक ठाक रहे तो। और हरित क्रांति वाली क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई किया जा रहा है हरित क्रांति के बाद, तब जो है इसमें इसमें मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जा रही है, और नमक की मात्रा हो बढ़ जाएगी तो मिट्टी अनउर्वर हो जाएगा। अतः हरियाणा सरकार ने यह नियम बनाया है कि सब कोई खेत में फसल लगाने के पहले जिप्सम का छिड़काव करेगा। जिप्सम माने CaSO4 इंटू 2H2O। पिटमय मृदा, ये मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता युक्त क्षेत्रों में पाई जाती है। ये वनस्पति की वृद्धि अच्छी होती है पिटमय मृदा में, माने खूब वर्षा हो और नमी की मात्रा भी खूब रहे, हवा में नमी युक्त मात्रा ज़्यादा रहे, तो उस एरिया में पिटमय मृदा पाया जाएगा। वर्षा भी ज़्यादा, हवा में नमी की मात्रा भी ज़्यादा, और इसमें मृदाओं में जैव पदार्थ की मात्रा 40 से 50% तक होते हैं। इसमें भी चूँकि पहाड़ी एरिया सब में अधिकांश ऐसा रहता है, तो वहाँ पर भी जितना पोषक पदार्थ होना चाहिए उसका 40 से 50% रहता है। ये मृदाएं गाढ़े रंग के होते हैं, काले रंग के, गाढ़ा कोई भी गड्ढा रंग कथक टाइप से, और काला। ये अनेक स्थानों पर क्षारीय भी होते हैं, अधिकांश जगह में क्षारीय रूप में ही रहते हैं। अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग में, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में, बिहार के उत्तरी भाग में, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में, और दक्षिणी भाग ही तटीय है पश्चिम बंगाल का, और उड़ीसा और तमिलनाडु में 5 जगह बोलेंगे। उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तरी भागों में, बिहार के ऊपर वाला जो पश्चिम चंपारण है, ठीक है, पूर्वी चंपारण है, इस सभी क्षेत्रों में। और ध्यान दीजिए उत्तराखंड के दक्षिणी भागों में और तमिलनाडु में पाए जाते हैं इस टाइप की मृदा, पिटमय मृदा। अब है इधर से हम लोग को जानना है 7 के बाद एक और मृदा ना, वन मृदा। तो इसमें मिट गया है वन मृदा। देखिए वन मृदा पढ़ते हैं, वन मृदा, पिटमय मृदा के बाद एक कौन मृदा है? वन मृदा। तो वन मृदा हम लोग पढ़ेंगे। इन सभी को पेज नंबर निकालिए 138। ये मृदा वर्षा वाला क्षेत्र में ही है वन मृदा, लेकिन पर्वतीय भागों में रहता है वन मृदा। और इसमें मिट्टी की रचना एक समान कलर की नहीं होती है, उसकी कलर बदलते रहता है मिट्टी का। किस मृदा की कलर बदलते रहते हैं? कौन मृदा होंगे बताइए? वन मृदा। और दोमट मिट्टी रहता है, और जल से गीला पांसु मिट्टी रहते हैं, और यह हिम आच्छादित बर्फ भी ढक जाता है कभी कभी इस एरिया में। यह जो है अम्लीय और ह्यूमस कम रहता है, मिट्टी अम्लीय होते हैं वन मृदा की।
और जीवांश कम पाए जाते हैं, ह्यूमस कम रहता है। यह पर्वत के निचली घाटियों में वाली मृदाएं थोड़ा उर्वर हो सकती है। पर्वत के नीचे वाला जो क्षेत्र है पर्वतीय मिट्टी है, वन मृदा है। पर्वतों में जो जंगल लगे होते हैं सब वन मृदा का वन मृदा में लगे होते, मृदा में वन लगे होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। देश में मृदा अपर्दन को संरक्षण करने के लिए मृदा अपर्दन संरक्षण बोर्ड 1953 में गठित किया गया। उर्वरता कम हो, उर्वरता बरकरार रहे, बंजर भूमि न बने, रेगिस्तान न बने, मरुस्थल न बने, इसके लिए जोधपुर में 1959 में एक मरुस्थल केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थापना किया गया। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। क्या बोलिए? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई जोधपुर में। और बोर्ड तो हर जगह सेंटर रहता है उसका। तो कहेंगे कि अपर्दन के संरक्षण के लिए अपर्दन संरक्षण बोर्ड केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अपर्दन संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में। और केंद्रीय शुष्क मृदा संरक्षण अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? जोधपुर में। कब की गई? 1959 में। यह 6 टाइप की अन्य मृदा जो है उसको फिर से एक जगह लिख दिया है कि जलोढ़ मृदा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र में धान गेहूँ गन्ना आलू तिलहन दलहन पौधे होते हैं, और कुछ अरब और समुद्र अरब और बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें पोटास और चूना की प्रचुरता रहती है, लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस की कमी पाई जाती है। काली मृदा महाराष्ट्र में 8 जगह पढ़े थे ना थे, महाराष्ट्र, गुजरात, बूंदी और टोंक जिला का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र, उड़ीसा का दक्षिणी भाग, आंध्र प्रदेश का तटीय और दक्षिणी भाग, तमिलनाडु का सलेम, कोयम्बटूर, रामनाथपुर, तिरुनेलवेली, यही ना पढ़े थे। तो ये सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इसमें खेती होती है मुख्य रूप से कपास की, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और सोयाबीन की भी होती है, सोयाबीन भी। और पोटास, चूना, मैग्नीशियम रहते हैं इसमें। काली मृदा में पोटास रहता है, तब ना टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस यानी कि जीवांश के कारण काला रंग होता है। तो जीवांश को ही तो ह्यूमस कहते हैं, ये रहता है। और मैग्नीशियम की भी प्रचुरता रहती है इस मिट्टी में, काले मिट्टी में। लेटेराइट मिट्टी हम लोग पढ़े हैं, लेटेराइट 6 जगह में पढ़े थे ना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, इतने एरिया पूरा में नहीं, कुछ कुछ जगह में पाए जाते हैं इसके। यह मिट्टी लेटेराइट, इसमें निक्षालन की क्रिया से निर्मित मिट्टी कौन मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। यह कहेगा किस मिट्टी में निक्षालन की क्रिया होते हैं, तो किस मिट्टी में सर कहेंगे? लेटेराइट मिट्टी में। किस मिट्टी में? और इसमें चाय, इलायची, समझ रहे हैं ना, और काजू, अन्य भी फसल, ध्यान दीजिए, सिनकोना जिसे मलेरिया के दवा कुनैन बनते हैं, चाय तो कॉफ़ी भी कर्नाटक में बनता है, रबर केरल में, काजू सब उत्पादित होते हैं। इसमें लोहा आयरन ऑक्साइड के कारण ही तो गहरी लाल लेटेराइट बनता है, तो आयरन होगा, इसमें एल्युमिनियम की मात्रा होगी। और इसमें लेटेराइट मिट्टी में याद रखिए पोटास की बहुलता होती है, और शुष्क मृदा मिट्टी में नाइट्रोजन रहता है, लेकिन पर्याप्त रहना चाहिए, उतना नहीं, थोड़ा मोड़ा ही कम रहता है, लेकिन रहता है नाइट्रोजन। और फॉस्फेट तो बहुत ज़्यादा रहता है इस मिट्टी में, शुष्क मृदा मिट्टी में। यह लेटेराइट मिट्टी की बात हम लोग कर लिए। अब लाल मृदा मिट्टी संपूर्ण तमिलनाडु में अधिकांश लाल मृदा मिट्टी है। कर्नाटक के दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, कर्नाटक दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश दक्षिणी पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश का दक्षिणी पश्चिमी भाग में,
और यह मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, मक्का की खेती होते हैं। लौह तत्व की प्रचुरता होती है। आयरन और सिलिका हम लोग पढ़े हैं, लाल मृदा में बस याद रखिएगा ज़्यादा होता है। आयरन की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो लाल होगा, कम हो जाएगी, जल ज़्यादा हो जाएगा तो पीला हो जाएगा। इतना बात याद रखना है। और शुष्क मृदा पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में वो सब सूखा मृदा है। इसमें बाजरा, मोटे अनाज, सरसों, जौ, ज्वार, ये सब फसल होते हैं। लवण और फास्फोरस की प्रचुरता होती है। याद रखिएगा, शुष्क मृदा में हम लोग नहीं पढ़े कि फॉस्फेट ज़्यादा होते हैं और नाइट्रोजन भी रहते हैं। तब भी यही बात है, आप कहेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, इससे ही बनेगा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रधानता किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है। तो आपको जो है वहाँ ऑप्शन 4 रहेगा, उसमें शुष्क मृदा का, ठीक है ना। या कौन एरिया में, राजस्थान, पंजाब क्षेत्र, कुछ हो दे सकते, बात क्लियर रखना है। अब कैसे पूछे छोड़िए ना, बात क्लियर है तो आप सब बना दीजिए, समझ रहे हैं ना। याद है, बातें समझ में क्या है, कंसेप्ट क्लियर है तो कैसे ही क्वेश्चन पूछेगा बना दीजिएगा, ठीक है। आई सोचें कि नहीं ये सब क्वेश्चन पूछे वाला नहीं, खाली लाल में वो चेक दिया कि नहीं रेगुर मिट्टी कहते हैं तो वो खाली पूछेगा। जलोढ़, पुरानी जलोढ़ को खादर, न पुरानी जलोढ़ को बांगर और नवीन जलोढ़ को खादर, ये भी यही, बाकी सब तो वायरस दिया है लुसेंट में। तरीका सीखो कैसे पढ़ा जाता है, वो आदमी आपको तरीका बताएगा पढ़ने के, ठीक है ना। ऐसे पढ़ेगा तब जाके रिजल्ट होगा, आँख मूंद के पढ़ेगा, सब पढ़ेगा तो रिजल्ट होगा, कहीं रिजल्ट नहीं होगा, दिमाग पागल हो जाएगा। ऐसे भी बोलने वाला बहुत है, ठीक है। तो बोलिएगा, आप सबका अपना अपना दिमाग है, आप अपनी जगह पर रखिए, ठीक है ना। टीचर जो बताते हैं उस हिसाब से चलिए। सिलेबस पूरा पढ़ना है, रिवीजन करने के लिए कम समय हो तो VVI को देखना है, लेकिन सिलेबस पर पूरा कमांड होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग कहें इसमें कि लाल मृदा पर लिए, मरुस्थलीय मृदा हो गया, पर्वतीय मृदा, पर्वतीय क्षेत्रों में पूरे जम्मू कश्मीर से लेके नमचा बरवा से लेके अरुणाचल प्रदेश के नमचा बरवा से लेके नंदा देवी तक, ये पूरा एरिया जो है पर्वतीय मृदा है। इसमें सेब होता है, नाशपाती होता है, आलू होते हैं, और पोटास और फास्फोरस की इसमें भी प्रचुर, इसमें पोटास की भी, फास्फोरस की भी, ये दोनों नहीं रहता था किसी में, एगो में फॉस्फेट था तो नाइट्रोजन था, आई में जो है फॉस्फेट भी और पोटास भी। कौन मृदा? पर्वतीय मृदा। तब उसमें होगा सेब, नाशपाती, आलू। तब सेब हम लोग जो है इधर खरीदेंगे, 140 रुपये वाला सेब खरीदेगा, ठीक रहेगा। नहीं तो हम 90 रुपये वाला खरीद के ले गए थे, ठीक है ना, कल ही, पर कल ही उसको जो लास्ट में पूरा काटे, कल शाम तक किसी तरीके से ख़त्म किए, एक ही दिन में। उसमें ऊपर से सब ठीक था सेब, अंदर पूरा सड़ा हुआ, ठीक है। तो वो 5 गो सेब एगो सेब के बराबर हुआ, तो कै रुपये पड़ गया, 9 पचे 45, 450। अच्छा 140 रुपये का नहीं खरीदेंगे, उसमें नहीं रहेगा वैसा, ठीक है। चलिए, ठेस लगता है तो अकल खुलता है, ठीक है ना। चलिए, अभी तक ठेसे लग रहा है, अभी ध्यान दीजिए इधर। तो हम लोग इसको पढ़ लिए, अब जो है लास्ट अगला चैप्टर शुरू करेंगे। इसके बाद मिट्टी की उर्वरता में कमी का कारण, क्यों मिट्टी अनउर्वर हो जाते हैं। तो वर्षा हो रहा है, घास फूस नहीं लगल है, ठीक है, तो मिट्टी के काट छट ज़्यादा हो रहे हैं, अपर्दित हो जाता है, तो ऊपर का जो है जितना ह्यूमस वाला मिट्टी है उठ के चल जाता है, तो वो अनउर्वर हो जाता है। प्रजनन की क्रिया उत्तरदायी, पोषक तत्वों में ह्रास एकाएक होने लगते हैं। निक्षालन की क्रिया कहते हैं ना, चूना जल की मात्रा आ जाती है, और जहाँ पर भी, ठीक है, वर्षा जलों के साथ ही, नदी के पानी के साथ ही, तो उस मिट्टी की उर्वरता को कम कर देती है, क्योंकि चूना जल के साथ घुल के मिट्टी में के कणों को अनउर्वर कर देते हैं। इस क्रिया को निक्षालन कहते हैं। चूना का जल के नीचे की ओर मिल के मिट्टी की उर्वरता को कम करना क्या कहलाता है? निक्षालन। अपर्दन की क्रिया वहीं काट छाट कर करके, यहाँ घास फूस भी नहीं रहेगा, तो ऊपर के मलबा वलबा सब घुला के लेके चल जाएगा, तो बंजर हो जाएगा मिट्टी। कृषि के बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, 3-3 फसल, 4-4 फसल, खूब खाद खुद लगाया जा रहा है, उर्वरक वगैरह, जिससे उसकी पोषकता कम हो जा रही है। कुछ देर तक खुला छोड़, कुछ समय के लिए खुला छोड़ देना चाहिए खेत को, ठीक है ना, ये कम से कम 6 महीना के लिए कभी, ताकि उसकी पोषकता फिर बन जाए। खुला छोड़ने के लिए, आदमी को खाने के लिए चलो खुला छोड़ेंगे, अभी खा लेते हैं, बाद में आगे वाला पीढ़ी मरे जाए, उसे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो
इसलिए अत्यधिक निर्भरता कृषि पर भी मिट्टी की अनुर्वरता का एक कारण है। दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन जो है जो किए जाते हैं दोषपूर्ण तरीका है। जैसे 2 गो खदान फसल है तो उसमें एक दलहन फसल लगाइए, ठीक है, लगाना है। ऐसा नहीं कि नहीं एक दलहन लगाएंगे तो मसूर कितना होबे करेगा, अगर लगा देंगे गेहूं तो ज़्यादा फसल होंगे, पैसा ज़्यादा आएगा, लेकिन 2-4 साल तक ज़्यादा आएगा, उसके बाद वो बंजर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए कृषि प्रबंधन सही होना चाहिए, कैसे खेती करना है वो तरीका होना चाहिए। जो नहीं है इसके कारण अनुर्वर होगा। भारतीय मिट्टी सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी पाई, एनपीके की कमी होती है भारतीय मिट्टी में। एन माने नाइट्रोजन, पी माने फास्फोरस और के माने पोटेशियम, के माने पोटेशियम। और देश में मृदा अपरदन को रोकने के लिए पढ़वे के मृदा अपरदन संरक्षण बोर्ड 1953 में गठित किए गए हैं। कब गठित किए गए हैं? 1953 में मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। अब यहाँ पर आ जाइए, भारत की कृषि देखिए, भारत की कृषि चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत की कृषि को कै % पहले भूमि है? भारत के 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ये में हर जगह खेती थोड़ी होता है, हम लोग यहाँ रहे खेती होता है क्या? नहीं। तो खेती होता है 51% भूमि पर। कै % भूमि पर? माने ज़्यादा में खेती हो रहा है, 49% में खेती नहीं होता। इसमें 49% में 24% तो पूरा बंजर है, यानी कहने का मतलब थोड़ा भी उसमें खेती संभव ही नहीं है, मिट्टी की उर्वरता नहीं है, बढ़ती है पूरा, फसल नहीं हो सकता। और 4% चारागाह है। 4% क्या है? चारागाह। 4 तो हो गया कितना गिना? 24 4 28, 24 4 28, वन 21% है, तो 28 21 जोड़ लीजिए, 49 हो ना गया, और 51% में खेती। क्लियर है? 100% क्लियर हो गया ना मिट्टी का क्या वितरण है भारत के? 51 में खेती, 49 में ना खेती, जिसमें 4% चारागाह और 20 माने 24% बंजर, 21% वन। जितना खेती होता है ना उनमें 47% में चावल होता है। कै % में चावल होता है? माने जितना खेती होता है तब वो 100% अब हो गया, जितना खेती हो रहा है वो 100%, जितना खेती हो रहा है वो का 47% होता है चावल के, खाली धान की खेती होता है। भारत में धान की खेती सबसे ज्यादा होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए इधर, अभी गौर करिए। क्या बोले? चारागाह, गाय भैंसी को जहाँ पर चरावे जाया जाता है उसे चारागाह भूमि कहते हैं, ठीक है ना? तो आप ध्यान दीजिए, और जरूरी है तो समझिए सभी कोई, यह जितना खेती होता है ना वो का 47% धान की खेती होता है। कै % बोलिए? 47%। और 47% किसकी खेती होते हैं? धान की। और 14% होते हैं गेहूं के। कै %? 14%। 14% खेती कौन सी का होता है? गेहूं के। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया? 61%। अब बाकी में जो है सब जितना भी फसल है सब। क्या जी ठीक है? तो हम दोनों एक ही पार्टनर एक जैसे बोलते हैं, ठीक है ना? आगे आके बैठना है सर, पार्टनर पार्टनर साथ साथ, ठीक है ना? तो इधर ध्यान दीजिए, विश्व में जितना फसल उत्पादित होते हैं ना, जितना धान उत्पादित होता है उसका भारत 21.7% उत्पादित करके देता है। विश्व में अगर 100 किलो धान जमा हो रहा है, सब कोई कर रहा है, तो भारत 21 चाइना में 1 नंबर में चावल उत्पादन में है, लेकिन वो खा भी जाता है, ज़्यादा जनसंख्या है तो खूब भात खाता है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा चावल मैंने जमा करता है वैश्विक लेवल पर
तो भारत कितना 21.7%, मतलब विश्व में जितना चावल उत्पादित है उसके भारत 21.7। और गेहूं विश्व में जितना उत्पादित होता है 12% भारत का योगदान है। तो 4 गो डाटा क्लियर हो गया ना। जिस देखिए पहले 51% में खेती होगा, 4% चारागाह है, 21% वन है, 24% बंजर है। और जितना खेती होता है भारत में 47% धान के या 14% गेहूं के। अब विश्व में जितना धान उत्पादित होता है भारत 21.7% उत्पादित करता है। अब विश्व में जितना गेहूं उत्पादित होता है 12% करता है। इतना बात क्लियर है? एकदम आराम आराम से पढ़ना है, एकदम हड़बड़ी नहीं। वो जलवायु चैप्टर थोड़ा मोड़ा कम बुझाया होगा, अब इसके बाद एकदम खटाखट सारी बातें याद करना है, सेट करते चलना है, समझ रहे हैं ना। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसमें यह कृषि राजसूची का विषय है। जिसे हम लोग पढ़ते हैं ना, 66 विषय दिए गए थे राजसूची में, जिसमें 61 विषय भी राजसूची में है। 61 विषय है, तो उसी में कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सिंचाई हो गया, ठीक है ना। ये सब जो है किसका विषय है? राजसूची का। तो कृषि को 2006 में बोला कि इसको राष्ट्रीय कृषि आयोग जो बनी है, कृषि के गतिविधियों में तेजी लाने के लिए कृषि आयोग, कृषक आयोग, राष्ट्रीय कृषक आयोग, इन्होंने 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। कृषि को किससे हटा के किस में लाया जाए? राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में। लेकिन इसका काम सदन के ना है, लोकसभा राज्यसभा के, तो इन लोगों ने ऐसा किया नहीं। लेकिन सिफारिश किया था राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कि समवर्ती सूची में आ जाएगा ना, तो केंद्र की तरफ से भी इस पर ध्यान होगी। देखिए 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की गठन किए गए। अंग्रेज के समय में कैबिनेट मिशन आया था भारत के संविधान बनाने के लिए, क्योंकि अंग्रेज अब मनसा बना लिया, यहाँ पर इतना भारत छोड़ो आंदोलन हुए और सभी घटनाएं घटित होने लगे, लॉस कम ज़्यादा हो रहा था अंग्रेज को, फायदा कम यहाँ से, अतः वो सोच लिया कि हम लोग चले जाएंगे, ठीक है ना। तो जब वो सब जा रहा था, पूरे बैग में सामान उमान कस करके, बैग अटैची वगैरह पहले आता था, समझ रहे हैं ना, अभी अटैची सब खत्म हो गया है। प्लास्टिक वाला अटैची देखे कि नहीं देखे सभी को, तो उसको अटैची बोला जाता था। तो उसमें जो है सब सामान उमान कस उसके जा रहा था कि अब हम लोग जा रहे हैं। अब तो सब भारतीय लोग जो है उस सबको जहाँ जहाँ से घर से सामान पैक निकला, सबको पकड़ पकड़ करके रोड पर से, समुद्र तट से, सब के आके अटैची घर में फेंक दिया, ताकि सब पैक रहो यहीं पर। आया है तो सब अपना मन से, लेकिन जाएगा हम लोगों के मन से। जब आए जब चल गए, इसे नहीं, 200 साल तक रहा यहाँ पर, कमाया, यहीं से जाके वहाँ घर बनाया, 2 मंजिल 10 मंजिल। अब जब तक तू सब था, संविधान नियम कानून चल रहे थे अंग्रेज के हिसाब से, भाग जाएगा तो यहाँ पर तो अराजकता की स्थिति हो जाएगी। अतः जब तक संविधान नहीं बन जाता है, और तू सबके पास संविधान बनल है ब्रिटेन में, वैसने संविधान और अच्छा संविधान यहाँ बना के तब ही लेके भारत, ठीक है ना। तो कहा कि ऐसा बात है, तो ऐसे बात है। तो कैबिनेट मिशन उधर से आया, कहा कि इधर से फोन गया, बोला कि हम लोग को घेर लिया है, जाने आने नहीं दे रहा है, कह रहा है कि संविधान बना के जाना पड़ेगा। तो उधर से आया कैबिनेट मिशन, वहाँ के 3 गो मंत्री आया ब्रिटेन से, उसी में पैथिक लालन, सिविल एलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो वो कहा कि पहले आप चुनाव करवाइए। तो जुलाई 1946 में चुनाव हुआ, ठीक है, और उसमें सरकार बना लीजिए आप लोग, तब वही जो चुन के आया है उसका संविधान बनाएगा और हम लोग को जाने दे दीजिएगा। तो वैसे ही हुआ, चुनाव हुआ जुलाई 1946 में, लास्ट तक चुनाव हो गया, और अगस्त में मंत्रिमंडल बन गया, सरकार बन गई। यही सरकार अब संविधान भी बनवाएगी और जो सब काम धाम जो चल रहा है वो चलते रहेगा। तो वहीं अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बन गए। वहीं में कृषि मंत्री बनाया गया, कृषि मंत्री के पद पर कृषि खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रथम कृषि खाद्य मंत्री जो भारत में बने वो कौन बने? और तो कृषि से रिलेटेड है, तो ये भी बातें याद रखना है। 2 सितंबर 1946 को भारत के खाद्यान्न में पर ले 47% चावल, कुल फसल का 47% चावल होता है, 21.7% विश्व में योगदान है।
चावल गेहूं में भारत दूसरा स्थान पर है, इसमें सुधार लेना है। जो लिखल है चावल में एक में है भारत, तो नहीं, दूसरा में है, और गेहूं में भी दूसरा में है। IR-20 चावल की सबसे अच्छे क्वालिटी की किस्म है और सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होते हैं। उस चावल की किस्म का नाम क्या है? IR-20। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरा स्थान में आता है। और गेहूं जितना उत्पादित होते हैं भारत में टोटल फसल, उसका 14% भारत में गेहूं उत्पादित होते हैं। अब वैश्विक स्तर पर गेहूं का में योगदान भारत का कै परसेंट है? 12% है। बातें क्लियर है? गेहूं उत्पादन में भारत में सबसे ज़्यादा कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। चलिए बोलिए सर, गेहूं उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा कौन? उत्तर प्रदेश है। गेहूं उत्पादन में, इधर ध्यान दीजिए सर, फिर पढ़ते रहेंगे। गेहूं उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है? उत्तर प्रदेश। लेकिन औसत गेहूं उत्पादन की बात करेंगे ना, एक कट्ठा में 7-7 मन 8-8 मन होता है पंजाब में, और बिहार यूपी में 4 मन हो गया तो एकदम, समझ रहे हैं ना, रास्ता पर चलेगा वो एकदम टाइट होकर चलेगा। खेत में फसल लगता है तो किसान के सीना चौड़ा रहता है कि ठीक है ना, इस बार जो है 4 मन के कट्ठा गिरे वाला है, 5 मन के कट्ठा गिरेगा, ठीक है। तो बस 4-5 मन इधर मैक्सिमम हुआ, और उधर जो है पंजाब में जो एवरेज 7-8 मन सबके खेत में होता है गेहूँ, एक कट्ठा में 7-8 मन, ठीक है। तो औसत गेहूं उत्पादन में कम जगह में ज़्यादा गेहूं उत्पादन कहेगा कौन करता है? तो कौन? पंजाब। लेकिन वो कम, उतना बड़ा क्षेत्रफल है नहीं, तो वो 8-8 मन प्रति कट्ठा के हिसाब से उपजाएगा, और उत्तर प्रदेश में 3 मन के प्रति कट्ठा होगा, तो यो सब जोड़ जाड़ के ज़्यादा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो कहेंगे कि औसत उत्पादन में पंजाब और सबसे ज़्यादा उत्पादन में उत्तर प्रदेश। चावल में औसत उत्पादन में भी और सबसे ज़्यादा उत्पादन में भी पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश नहीं, कौन? पश्चिम बंगाल। वहाँ पर आप जाएंगे अभी भी 20 रुपया में मछली भात जो है भर पेट खा के आ सकते हैं कुछ कुछ होटल में, ठीक है ना। 20 रुपये में नहीं देगा, क्लियर है। चलिए, तो आप ध्यान दीजिए कि मतलब ऐसा है, सस्ता है थोड़ा मोड़ा, मैंने वहाँ पर सबसे सस्ता रहता है तो मछली चावल देता है, सबसे सस्ता। आपको सब्जी महंगा, सब्जी भात लीजिएगा तो वो महंगा देगा, ठीक है ना। और मछली उधर ज़्यादा, चूँकि समुद्र तटीय वाले एरिया, गंगा नदी का पूरा क्षेत्र सब है, ठीक है, तो उसमें जो है मछली सस्ता मिल जाता है। वो सब दाल में मछली मिला देता है, हम शाकाहारी आदमी, समझ रहे हैं ना। उधर गए थे एक बार, तो उसमें जो है सब को रहा था कि सब रखा तो दूसरे टाइप के लग रहा था, मतलब लग नहीं, देख के कि हम खाए नहीं, देखे के लगा कि दूसरे, तो बोले कि दाल वाले मछली उछली मिलाया का। हाँ, तो आप बोले ना इसको क्या बोलते थे, ऐसा बोल रहा था, अलग से शुद्ध दाल देने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पर दाल पूछ के कि शुद्ध दाल है ना, उनमें मछली उछली के रस वो सब बिना मिला के डाल देता है, सस्ता, तो स्वाद लगे, थोड़ा सब खाएगा तो ऐसा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम पूरा एकदम नामदानी, जैसे जय गुरुदेव बाबा का नामदान लिए पूरा भ्रष्ट हो जाता है ना पूरा वैसे। तो ध्यान दीजिए, लेकिन अब सब चीज़ सही है, लेकिन अब उतना नहीं देखते हैं। जो भी होटल उटल है, कहूँ खा लीजिए, अपना खाने से कोनो मछली भात खा रहा है बगल में आप खाइएगा, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भ्रष्ट हो जाइएगा, इसे नहीं सोचना, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा चावल कौन उत्पादित करता है? पश्चिम बंगाल, तो सस्ता रहेगा ही। और औसत भी कौन उत्पादित करता है? पश्चिम बंगाल। कम जगह में ज़्यादा भी, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल। अब ध्यान दीजिए सभी को, जब हरित क्रांति हुआ भारत में 1966-67-68 में, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, जो कुछ दिन पहले मर गए हैं, ठीक है ना, MS स्वामीनाथन। तो ये सबसे ज़्यादा गेहूं के फसल को प्रभावित किया। जो एक मन के इकट्ठा होता था, वो जो है 4-5 मन में जो पहुंचा, तो ये हरित क्रांति के कारण। और दूसरा, धान प्रभावित हुआ। खाद्यान्न फसलों के लिए हरित क्रांति भारत में हुए थे। बाकी नगदी फसल जो सब जूट कपास ये सब है, ये सब के जितना होता था उतने रहा, असर नहीं पड़ा। तो हरित क्रांति का असर कौन फसल पर पड़े? खाद्यान्न फसल, धान गेहूं पर, उसमें भी सबसे ज़्यादा गेहूं पर। हरित क्रांति के समय में, हरित क्रांति का मतलब कि खूब ज़्यादा फसल होने लगा एकाएक, नवीन टेक्नोलॉजी से खेती किया जाए। जो बीज गेहूं का
रहता था, ऐसे ही सूखल हुए बीज खेत में डाल दिया जाता था, नहीं, स्पेशल बीज आएगा खेत में बोने के लिए, तो संरक्षण दिया जाएगा, उसमें और मटेरियल मिला के उसकी पोषकता बढ़ाई जाएगी। अच्छे क्वालिटी के गेहूं मंगाया जाता था मैक्सिको से, बीज को संरक्षण प्रदान करके, हाइब्रिड बीज बना करके, और अच्छे क्वालिटी के धान के बीज मंगाया जाता था फिलीपींस से, पूरे विश्व में पहुंचाए जाते थे। तो गेहूं का सेंटर कहाँ था अच्छे क्वालिटी के बीज का? मैक्सिको। और ठंडा वाला एरिया कोई होगा, और फिलीपींस जो कि राजधानी मनीला है, फिलीपींस की राजधानी मनीला इधर है, इंडोनेशिया के ऊपर में, समझ रहे, भारत के पूर्व में फिलीपींस की राजधानी मनीला। चीन के भारत, इधर से म्यांमार, चीन, फिर उधर से समुंदर में है पूरा फिलीपींस, ठीक है ना। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला, वहीं पर सेंटर था चावल का अच्छे क्वालिटी के बीज के। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन? स्वामीनाथन। कब हरित क्रांति शुरू हुआ? 1967-68 में। और जन्म स्थली था उत्तराखंड के पंतनगर, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर उस शहर का नाम पंतनगर किया गया, जो बहुत बड़े समाज सेवी थे। गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर उत्तराखंड में पंतनगर है, वहीं पर हरित क्रांति भारत में शुरुआत हुई, माने बीजों को संरक्षण दिया जाने लगा, सारा बीज अच्छे क्वालिटी के वहीं पर आते थे, वहाँ से फिर भारत में वितरित होते थे। इसलिए कहेंगे हरित क्रांति की शुरुआत भारत के कौन नगर से शुरू की गई, सेंटर कहाँ थे? तो कहेंगे पंतनगर उत्तराखंड के। हरित क्रांति आंदोलन में भारत के बड़े बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानता पैदा की। बड़े, लेकिन हरित क्रांति आया ना, तो बड़े किसान छोटे किसान, मैंने छोटे छोटे किसानों का कि हमारा हिसाब से खेती करिएगा, ठीक है ना, तो उसमें जो है ज़्यादा फसल होंगे। तो छोटे बड़े किसान में जो मतभेद, मतलब कि असमानता आई, इसी के कारण। ध्यान दीजिए, मैंने देखिए समझिए थोड़ा, जो जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थे, महंगा पड़ता था उस समय हरित क्रांति के बीज वगैरह सब चीज़, तो वो लगा लेता था। गरीब किसान नहीं लगा पाता था, तो उसके कम फसल होते थे, तो ज़्यादा होते थे, और इसके कारण जो है असमानता किसानों में आ गई। देखिए, ये सेरीकल्चर माने होता है रेशम कीट पालन, एपीकल्चर माने मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर मछली पालन, फ्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, वर्मीकल्चर केंचुआ पालन, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, ओलेरीकल्चर सब्जी बागवानी उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, एरोपोटिक हवा में पौधों का उगाना, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना। हाइड्रोपोनिक्स माने जल में पौधों को उगाना। जल्दी 2 मिनट समय है, जल्दी माइंड में सेट करिए, बारी बारी से पूछते हैं। सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पिसीकल्चर, फ्लोरी, वीटी, वर्मी, पोम, ओलेरी, हॉर्टी, हाइड्रोपोनिक्स, इतने पढ़े के है जल्दी। हाँ, जैसे क्या होता है ना, हल्का हल्का जो है शैवाल के, ठीक है ना, धागा टाइप से पूरा जो है जाल बुन लिया जाता है, ठीक है, ऊपर में पूरा उसको छोड़ दिया जाता है, वो हवा से भी हल्का बना दिया जाता है उस जाल को, और उसमें लाइकेन शैवाल उस पर रख दिया जाता है। लाइकेन शैवाल के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं है, बात को समझिए पहले, सबको बताएंगे अभी क्या क्या है, तो जरूरत नहीं है, तो वो जो है हवा में ही रहेगा, लाइकेन शैवाल जैसे वनस्पति उग जाता है, तो ऐसे कृषि को कहते हैं एरोपोटिक।
सभी कोई ठीक है, याद होगा? बताइए, सेरीकल्चर माने क्या होगा? रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर माने? एपीकल्चर माने मधुमक्खी पालन। पीसीकल्चर माने मत्स्य पालन। फ्लोरीकल्चर माने फूलों का उत्पादन। विटीकल्चर माने अंगूर की खेती। वर्मी कल्चर माने केचुआ पालन। पोमोकल्चर माने फल का उत्पादन। ओलेरी कल्चर माने सब्जियों का उत्पादन, ओलेरी कल्चर। हॉर्टिकल्चर माने बागवानी की खेती। हॉर्टिकल्चर। एरोपोनिक, हवा में पौधों को उगाना। हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधों को उगाना। मृदा रहित कृषि, माटी नहीं हो, खाली पानी रहे। चलिए बताइए, सेरीकल्चर माने रेशम कीट पालन। देखिए, रेशम का कीट होता है और वो कीट अंडा देता है, अंडा से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से ककून बनता है, ककून से कीट। माने अलग अलग शहतूत के पौधा, अलग अलग पौधों पर कीड़ा अपने आप आ जाता है। जैसे सोहजन वगैरह पर देखते हैं भोइला वगैरह आ जाता है, ठीक उसी टाइप का पौधा, उसी टाइप का माने पौधों पर आ जाते हैं उस टाइप का कीड़ा सब। ठीक है, अब वह जैसे उसी पर बहुत सारे रहते हैं उस पौधों सब पर, और जब वह कीड़ा अंडा देता है, अंडा से लार्वा बनता है, तो उसके बाद जब प्यूपावस्था में जाता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो जिने जिने चलेगा उधर उधर जो है रसायन छोड़ते चलता है, उसके शरीर से रसायन अपने निकले ही रहता है। देखते हैं ना, कीड़ा मकोड़ा कहीं पर आता है तो छोटा मोटा धागा टाइप से, धागा नहीं कहिए, रुई टाइप से जो है मटेरियल छोड़ ही जाता है। ठीक है, और मकड़ा वगैरह कहीं देखिएगा उस टाइप से धागा अपने आप बुनी चल जाता है। तो उसी टाइप का रुई टाइप का भुरभुरा, वो पूरा रुई नहीं रहता, वो गीला टाइप से ही रहता है, सूख कर का वो रुई का रूप लेता है। पहले गीला रहता है और सूख जाता है तो रुई जैसन बन जाता है। तो वैसे ही चीज़ को जहाँ जहाँ भी रुई छोड़ा, जितना भी सूख गया रुई बना, वो सबको ऑयल करके एक जगह रख लेता है, समझ रहे हैं ना। ले आकर के गर्म किया जाता है उसको, और फिर उसके बाद उससे धागा तैयार किया। ठीक है, तो लेकिन ये अभी ये अंडा है, थोड़ा भी बच्चा है, तो यहाँ से नहीं उसके सही से रसायन निकलेगा। जब प्यूपावस्था में जाता है, थोड़ा बड़ा होता है, तब वो रसायन निकलता है, और ककून अवस्था में अच्छे क्वालिटी के वह रसायन छोड़ता है, और ककून से थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा तो वो कीट बन जाता है, रसायन छोड़ेगा ही नहीं। तो रेशम को तब तक पोसा जाता है, अधिकांश रेशम को, तुम्हें खर्चा आता है रेशम को कीट को पोसने में, जब तक कि ककून अवस्था नहीं आ जाए। ककून से जैसे कीट बन देता है तो उसको मार देता है लोग। बात समझ रहे हैं ना, क्यों फालतू के ही खाएगा, और कुछ जितना से अंडा दिलवाना है उतना को रखता है। समझ रहे हैं ना कि नया भी तो जनसंख्या बढ़ना चाहिए, फिर नया, अब बाकी ज़्यादा हो जाता है तो के मार देता है। आज की दुनिया इसी स्वार्थी है, समझ रहे हैं ना। फिल्म में ऐसा डायलॉग था, नाना बाबा नायक थे उसमें, समझ रहे हैं ना। तो उसमें ऐसा था कि अभी इसको पोस बने, हीरो था, उसको पोस रहा था, खूब वैल्यू कर रहा था, उसके बातें सुन रहा था, तो उसका मेन डॉन उसको बोलता है कि क्यों इसको इतना सह दे रहा है, क्यों इसको आगे बढ़ा रहा है। वो बोलता है, देखो नहीं जानता है जो है, जब तक रेशम की कीट को उस समय तक पोसा जाता है ऐसे, जब तक कि ककून अवस्था इसका चल रहा, जब तक इसको फायदा है। जैसे हमको लग जाएगा कि इसकी कहानी अब इस जो ज़्यादा पक गया है, अब इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है, तब इसको उसी समय कहानी खत्म। समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिए, आज दुनिया सब ऐसी ही है, जब फ़ायदा जब तक है ठीक है, नहीं तो गार्जियन जब हो जाता है 60 साल 70 साल, कहता है कि ये अगर 10,000 रुपया में बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं तो उसे अच्छा स्कूल में पढ़ाया जाएगा, 5,000 10,000। 20,000 रुपये का इलाज कराना होगा, बीमार पड़ेगा, लगेगा कि नहीं इसमें 50,000 रुपया लगना है, 1,00,000 रुपया लगना है, तो सोचेंगे कि चलो 10 साल के बाद मरना ही है, अभी मरिए जाएगा। समझ रहे हैं ना, ऐसा बहुत फैमिली वाला है, और सोचता है कि अब की बार कितना चिल्लाई रहेगा, घर में बंदे रख रहे, आदमी तड़पता ना, इसे प्राण थोड़ी निकलता है, और उस आदमी ऐसे मर जाता। समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिए, वही पैसा रहेगा तो सब चीज़ मेंटेन कर लीजिएगा। तो ये जो है ककून अवस्था तक में
जब तक रहेगा तब तक कीट से कीट मतलब जो है रेशम की धागा तैयार, रेशम तैयार होंगे। अच्छे क्वालिटी के रेशम कौन अवस्था से तैयार होता है? ककून अवस्था से, कीट से नहीं। पयुपा में थोड़ा मोड़ा, लेकिन ही पूछेगा कि रेशम की प्राप्ति कौन अवस्था से शुरू हो जाती है? तो पयुपा अवस्था। लेकिन अच्छे क्वालिटी के रेशम, व्यापारिक रेशम की प्राप्ति कौन अवस्था से? ककून। के रेशम चक्र इसे कहते हैं। इतना बात क्लियर है? तो इस पालन किया जाता है, रेशम को पोसा जाता है, पाला जाता है, पैसा खर्चा होता है, ठीक है ना। तो इस पालन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। एपीकल्चर माने मधुमक्खी पालन। देखिए, एक मधुमक्खी के छत्ता होता है ना, तो उसमें छत्ता को कॉलोनी कहते हैं। कॉलोनी को हिंदी में निवाह कहते हैं। मधुमक्खी के छत्ता को क्या कहते हैं? कॉलोनी। कॉलोनी को हिंदी में क्या कहते हैं? निवाह। और उसमें क्वीन होते हैं, क्वीन होते हैं रानी मधुमक्खी एक, और ड्रोन, ड्रोन माने राजा, राजा मधुमक्खी 2 से 8। कोई भी जो कॉलोनी होगा उसमें मिनिमम जो है राजा मधुमक्खी 2 होंगे और अधिकतम 8 होते हैं। और बाकी जो है लगभग एक कॉलोनी में हजारों मधुमक्खी रहता है, तो बाकी जो है मधुमक्खी वर्कर कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? वर्कर। इसमें ऐसा है ना कि जितना वर्कर है वो नपुंसक रहते हैं, माने उससे नए मधुमक्खी की प्राप्ति नहीं हो सकती, ठीक है। और केवल क्वीन और ड्रोन जो होते हैं वही जनसंख्या बढ़ा सकता है, नए मधुमक्खी आ सकते हैं। किससे बताइए? तो क्वीन से और ड्रोन से, क्वीन से और ड्रोन से। क्योंकि जब ही क्वीन बच्चे, जब क्वीन मधुमक्खी ही बच्चे देते हैं, जब बहुत सारे हजारों बच्चे, माने कि एक बार में 200-400 बच्चे जो अंडा से फूटते हैं लार्वा, तो उससे जो बनते हैं, तो उससे ऊपर मतलब उसको एहसास नहीं होता है क्वीन मधुमक्खी को, समझ रहे हैं ना। उसी को वो अपने बच्चे को देखने के लिए चारों तरफ से इसे घूमते हैं, उसको अपना जो प्रेम है लगाव दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसके शरीर से रसायन निकल ही रहता है। वो रसायन पर करके उस सभी बच्चों को नपुंसक कर देता। बात समझ रहे हैं ना। तो उसी में कोई जो है बच गया, जो नीचे में काफ़ी है, जिसका दुलार प्यार थोड़ा नहीं हुआ, समझ रहे हैं ना, मैंने नहीं मिल पाया, वो बच गया एक दुगो, तो वो जो है फिर जो, फिर आप कहें कि सब मर जाता है तो कौन फिर क्वीन बनता है? तो वही में 2-4 गो किसी पर नहीं वो रसायन पड़ा, ठीक है ना, तो वह जो है नपुंसक नहीं रहता है। और जैसे वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तब उसके बाद कहेगा कि देखो तुम कम से कम बड़ा हुआ, तो चलिए चलो तुम्हारे लिए भी एक घर बना देते हैं अच्छा खासा, वहाँ पर तुम अपना जनसंख्या बढ़ाना, ठीक है ना। ऐसा मतलब जो है अलग से घर बना दिया जाता है। और एक ही छत्ता में 2 गो कभी भी क्वीन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अलग से एक छत्ता देखिएगा ना, एक जगह छत्ता रहेगा, बगले में वो अलग छत्ता बन जाता है, बगले में फिर एक बन जाता है। तो वो ये घटना सब घटित होते रहते हैं, ठीक है ना। तो उधर चला जाएगा, और उसी में जो ड्रोन मधुमक्खी फिर अलग से 2-4 और भी भटकते भटकते आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीक़ा से यह अलग अलग से शहद इकट्ठा करता है। इससे शहद में फ्रुक्टोज पाया जाता है। काट लेगा तो दर्द होता है ना मधुमक्खी, तो उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। तो कहेंगे इसके शहद में फ्रुक्टोज सबसे मीठा वाला शहद है, फ्रुक्टोज पाया जाता है। और इसके डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल जिसे कहते हैं, उसी को फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, यानी HCOOH, इसी को कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। या इसको लिख सकते हैं HCO, ठीक है ना। तो यह है मधुमक्खी के बारे में हम लोग सारी बातें। मधुमक्खी एक दूसरे को जो है ना, जब उसके सारे बच्चे सब जो, उसे तो हो गया, माने ना चाहते हुए उसको इस चीज़ एहसास नहीं होता, उसको जानकारी ही नहीं कि ऐसा होता है, अभी तक उसको और पढ़ा लिखा रहता तब ना उसको बोलते सुनो तुम नहीं मतलब जो है घूमना, जन्म के बाद तुम कुछ दिन तक ऐसे ही रहना, तो उसको समझाया जाता। लेकिन उसको तो जानवर है, मतलब जानवर नहीं, मतलब कीड़ा है, उसको क्या समझ में आएगा, ठीक है। वो इसी घूमिए जाता है, ठीक है। तो ध्यान, और सही भी है, घूम जाता है तो, नहीं तो एक जगह बहुत ज़्यादा छाता रह भी नहीं सकता, ठीक है। तो उसको समझाता है, भले ही नादान है, नहीं समझता है, तो हम लोग को फ़ायदा है, दुनिया फ़ायदा देख रहा है, आपका बच्चा के मरे देता है। तो ध्यान दीजिए, ऐसा है कि जब रानी मधुमक्खी अपने बच्चों को, जितना सारा झुंड रहता है, सब में रानी मधुमक्खी कहती है कि चलो शहद इकट्ठा, फूल पर चलना है, वहाँ पर बैठना है। तो उस सबको, उस सबके आवाज़ नहीं रहता, वो एक दूसरे को कुछ भी बातें बोलना है तो डांस करके बताता है, अलग अलग डांस।
एक रानी मधुमक्खी पहले निकलेगी, देखिएगा कि अलग तरीका का उधर उधर घूमती है, वो घूमती नहीं है, वो डांस करती है इधर। और डांस किया एक तरीका के, तो बता दिया कि हमको किधर जाना है, उसे वो समझ गया वो डांस से कि अच्छा ये डांस का अर्थ हुआ कि हम लोग को भौड़ा तक जाना है, हम लोग को पानी तक जाना है, हम लोग को यहाँ जाना है। वो डांस अलग अलग रहेगा, डांस के द्वारा वो समझेगा बातों को, बात से नहीं, ठीक है ना। और उसमें ही एक सबसे प्रसिद्ध डांस है वैगल डांस, समझ रहे हैं ना। ये डांस के बारे में दिन रात देख रहा था मधुमक्खी के डांस, शॉर्ट वीडियो छोड़ करके, ठीक है ना। वो एक व्यक्ति था जिसका नाम है, ध्यान दीजिए, वान फ्रिस। क्या नाम है? वान फ्रिस। वान फ्रिस नाम का जो है एक वैज्ञानिक है। उस समय शॉर्ट वीडियो नहीं चलता था, ये लगभग 50-60 साल पहले की बात है, ठीक है। तो वो जो है देखता था मधुमक्खी निकला तक डांस किया था, कहाँ गया सब गतिविधि, और उसने डांस पर रिसर्च करके एक पुस्तक लिख दिया, समझ रहे हैं ना। और पूरी बातें, अब जो समय देगा उस पर गौर से समझेगा बातों को। और उसने इस खोज के लिए नोबेल प्राइज जीत लिया चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है ना, और जीव विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीत लिया वन फ्रिस। और हम लोग शॉर्ट वीडियो डांस देख देख के जो है कहानी खत्म हो रहा है, ठीक है। और वो जो है मधुमक्खी का डांस देख देख के जो है रिसर्च करके किताब लिख के जो है नोबेल प्राइज जीत रहा है। कौन? वन फ्रिस। और तो मधुमक्खी की भाषा कहेंगे तो क्या है बताइए? डांस है मधुमक्खी की भाषा। मधुमक्खी एक कॉलोनी में का जो अपना उसका परिवार है, दूसरा कॉलोनी का एक भी बच्चा नहीं आ सकता, सबका कॉलोनी फिक्स। क्योंकि एक कॉलोनी में ये जितने मधुमक्खी होंगे उस सबों की जो है गंध एक जैसी होगी, और अगला जो छत्ता होगा उसका गंध अलग हो जाएगा, क्योंकि क्वीन मधुमक्खी एक ही रह सकता है, और उसी से सबका गंध उसी टाइप का रहता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अगर दूसरे कॉलोनी का एक भी मधुमक्खी आ गया इस कॉलोनी में, तो सब एक बार झुंड बना के उसको भगा देते हैं। जैसे कुत्ता सबको देखते ना है, अगर एगो कुत्ता के एरिया है ना, बाहर से कोई कुत्ता तो आ जाए, ठीक है ना, वैसे ही सब नहीं भोगता है, समझ रहे हैं ना। वो देखता है कि उन्हें था इधर आ कैसे गया, सब बीसों जो झुंड में एक के साथ निकलता है एकदम, तो वो देखते भागता है वो। तो वैसे ही है इसमें भी, मधुमक्खी के जो है यह एक झुंड में रहती है और इस सब का गंध फिक्स रहता है, इसीलिए मधुमक्खी की पहचान होती है गंध से। उन लोग के सब मधुमक्खी का चेहरा एक जैसे होगा, जितना भी मधुमक्खी होंगे सब का चेहरा एक जैसे होगा, चेहरा से पहचान नहीं आएगा। तो सबका चेहरा एक ही जैसे, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ के है? तो वो महकेगा, सबका गंध शरीर जो है अलग अलग टाइप का, समान महक होगी तो समझेगा यही कॉलोनी का ही है। महक लेगा उसको, कहेगा आ जाओ, महक लेगा कहेगा भागो, ठीक है ना। इस जो है कौन सी है इसकी, ध्यान दीजिए, मधुमक्खी की पहचान है गंध, स्मेल। और मधुमक्खी की पहचान का आइडेंटिफिकेशन कौन सी है? गंध, स्मेल। और मधुमक्खी की भाषा कौन सी है? डांस। मधुमक्खी की भाषा डांस के बारे में बता करके किसने नोबेल प्राइज जीता? वन फ्रिस ने। सही, हम लोग कौन कल्चर पर हैं? इस तरीके से पालन होते हैं मधुमक्खी का, ये कहेंगे एपी कल्चर। पीसी कल्चर का मतलब क्या होता है? मत्स्य पालन। तो समय हो गया ज़्यादा, चलिए इसको देख लेते हैं। फ्लोरी कल्चर माने फूलों की खेती, विटी कल्चर माने अंगूर की खेती, वल्मी कल्चर केंचुआ पालन, पोमो कल्चर फलों का उत्पादन, ओलेरी कल्चर सब्जियों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, एरोपोटिक हवा में पौधों को उगाना, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना। चलिए तो फिर बात कल पढ़ेंगे आगे की बातें।